फ्रेंड्स, चैप्टर 3 जो देखने वाले एनसीईआरटी में चैप्टर 3 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज और एक इम्पॉर्टेंट लिंक का काम करता है हमारे पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये पूरी लिंक तैयार करता है किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुआ, किस तरीके से एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, किस तरीके से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, किस तरीके से लोग कौन कौन से खाना खाते थे, किस जगह पे क्या पहनते थे, क्या खाते थे। तो ये एक प्रकार से पूरा लिंकिंग का सोर्स काम करता है ये चैप्टर। और अगर आप ये चैप्टर को स्किप करते हैं, समझते नहीं हैं, तो आपका जो पूरा लिंकेज है आने वाले चैप्टर के लिए वो पूरा छूट जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम फूड की बात करें तो फूड हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट सोर्स है। जो पिछले चैप्टर से कंटिन्यूशन में हम बात करें तो हमने देखा था कि किस प्रकार से वहाँ पे जो डिफरेंट पीरियड्स में लोग पैलेलिथिक में, मेसोलिथिक में, नियोलिथिक में डिपेंडेंट थे और क्या फूड्स को वो खाते थे, कहाँ पे रहते थे, ठीक है? ये सब चीज़ें हमने पिछली बार देखी थी। अब प्रॉपरली अगर हम यहाँ पे फूड्स की बात करें, तो इस पीरियड में फूड्स पे हम लोग देखते हैं फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेन, मिल्क, मीट पे कम्स फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है? अभी क्या हुआ कि उनका जो बेसिक सोर्स था उस समय एनिमल्स और प्लांट्स थे, ठीक है? एनिमल्स को वो बेसिकली हंट करते थे और खाते थे। अब उसका वो मीट खाते थे, ठीक है? फिर धीरे-धीरे उनको समझ में आया तो वो उसको डोमेस्टिकेशन करने लगे, हर्डिंग में रखने लगे, उसके मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगे। फिर वो गैदरिंग करते थे, किस चीज़ की गैदरिंग करते थे? वो प्लांट के रिसोर्सेज़ की गैदरिंग करते थे, ठीक है दोस्तों? वो प्लांट के रिसोर्सेज़ की गैदरिंग करते थे। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब क्या हुआ कि अब उनको समझ में आया कि डिफरेंट प्लांट ग्रो इन द डिफरेंट कंडीशन। अब वो एक जगह से दूसरी जगह भी मूव क्यों करते थे? जैसे कि राइस जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा पानी लगता है रेदर देन द व्हीट एंड द बार्ले, ठीक है? सो इसलिए हम देखते हैं कि कुछ क्रॉप जो है वो किसी एरिया में होती थी और कुछ क्रॉप जो है वो किसी एरिया में होती थी। ठीक है? एनवायरनमेंट के चेंज होने के कारण और हमने देखा है कि पैलेयोलिथिक पीरियड से मेसोलिथिक में जब लोग शिफ्ट हुए तो 12,000 बीसी में एनवायरनमेंट का चेंज दोस्तों हमको देखने को मिला है कि एनवायरनमेंट धीरे-धीरे चेंज होने लगा और जिस तरह एनवायरनमेंट चेंज होने लगा तो यहाँ पे उनके रहन-सहन, खाने-पीने में भी चेंजेस होने लगे। ट्रीज़ के बजाय ग्रासेस डेवलप होने लगे। अब ग्रासेस होने लगे तो वो हर्ड्स मेंटेन करने लगे और डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर दिए, ठीक है? तो बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग और हर्डिंग जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है? वरना अब तक वो हंटर और गैदरर ही थे। अब फार्मिंग डेवलप हुई, क्यों? अब फार्मिंग इसलिए डेवलप हुई, देखो धीरे-धीरे जब वो क्या देखते थे प्लांट के रिसोर्सेज़ वो देखते थे कि क्लाइमेट जो है वो शिफ्ट होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है? फिर मैन, वुमेन, चिल्ड्रन उन्होंने कई चीज़ें ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया कि किस तरह पेड़ से हम वो देखें कि सीड्स जो है वो टूटती थी, फिर वो ज़मीन पे गिरती थी और वहाँ पे एक नया प्लांट उग जाता था, ठीक है? और वही प्लांट से कुछ ऐसे रिसोर्सेज़ निकलते थे, कुछ ऐसे मिलेट्स या सीरियल्स निकलते थे, स्प्राउट्स होते थे और राइपन होते थे धीरे-धीरे और फिर वो उनको खाते थे, ठीक है? तो उन्होंने ये पैटर्न को नोटिस करना स्टार्ट किया और फिर वहीं से उन्होंने पैटर्न अब जो उन्होंने देखा कि भाई जो चीज़ नेचुरल तरीके से हो सकती है, उसको हम खुद से भी तो कर सकते हैं। सीड्स को अलग-अलग जगह लगा के और बड़े एरिये में कर सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे-धीरे फार्मिंग स्टार्ट हुई। उन्होंने एक पैटर्न को नोटिस करना स्टार्ट हुआ और इसी तरह से वो धीरे से फार्मर बने, ठीक है? और जब उन्होंने वो फसल को लगाना स्टार्ट किया, तो उसका वो ध्यान रखना स्टार्ट कर दिए, एनिमल से बचाना स्टार्ट कर दिए, बर्ड से प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है? अब हम बात कर लें, वहाँ पे उन्होंने एनिमल की टेमिंग भी स्टार्ट कर दी थी। मतलब कि हम बात कर लें बाय लीविंग फूड फॉर द अभी क्या होता था उन्होंने देखो अब ये सेटल्ड थोड़ी-सी सेटल्ड लाइफ़ जीने लगे थे। सेटल्ड लाइफ़ क्यों ज़रूरी है? देखो, आप अगर फार्मिंग करोगे तो आपको वहाँ पे एक सीज़न तक तो रुकना पड़ोगा पड़ेगा ना। आप जब खेती कर रहे हो तो मोस्टली 4 से 5 महीना तो वो पर्टिकुलर साइकिल लेगा, तो आपको एक जगह पे सेटल होना पड़ेगा। अब सेटल होना पड़ेगा तो आपका एक सोर्स ऑफ फूड तो एनिमल्स भी हैं। तो अब वो क्या करने लगे जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो ट्रीज़ की बजाय वहाँ थोड़े ग्रासेस भी होने लगे। तो अब उनको समझ में आया कि भाई हम ग्रा एनिमल्स को चरा के वापस उसी जगह हर्ड में ला सकते हैं। तो अब जब वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे, उनको मार के खाते थे। अब मरा हुआ एनिमल कितने समय तक रहेगा? लेकिन उनको समझ में आया कि हम एनिमल को उस समय मारने की बजाय हम उनको प्रोटेक्ट करके
अपने पास पाल सकते हैं और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी जब उनको मार सकते हैं और फिर खा सकते हैं। तो उन्होंने एनिमल की क्या स्टार्ट कर दी फिर? हर्डिंग स्टार्ट कर दी धीरे-धीरे। तो हम देखते हैं कि वहाँ से उनकी सेटल्ड लाइफ़ स्टार्ट हो गई और सेटल्ड लाइफ़ कैसे स्टार्ट हुई? सेटल्ड लाइफ़ स्टार्ट होती है, देखो, उसमें 2 चीज़ हुआ, एक तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया और फिर एग्रीकल्चर के साथ-साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया, मतलब कि उन्होंने हर्डिंग स्टार्ट कर दी एनिमल्स की और उसको डोमेस्टिकेट वो जो है वो करने लगे। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। क्लियर है? तो अब देखिए, अभी पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, वो वाइल्ड डॉग्स वगैरह, वाइल्ड डॉग के वाइल्ड एंसेस्टर्स को वो जो है वो डोमेस्टिकेट करते थे। फिर धीरे-धीरे उन्होंने कुछ जेंटल एनिमल्स को करना, क्योंकि उनसे खतरा था। तो ऐसे लोग, ऐसे एनिमल्स को फिर उन्होंने अपने साथ रखना शुरू किया जो थोड़े से अपने साथ उनको रख सकते हैं, दूर बांधने की वजह, जैसे शीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, अभी नुकसान नहीं पहुंचाते ना, और ग्रास वगैरह खा लेते हैं। सो दे प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स टू। इनको वाइल्ड एनिमल से भी वो बचा के रखने लगे ताकि वो एनिमल, मतलब वो उनके खाने का सोर्स बन सके, और इस तरीके से वो हर्डर्स बन गए। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पहले वो बेसिकली हंटर एंड गैदरर थे। हंटर एंड गैदरर थे, एनिमल को हंट करते थे और प्लांट के रिसोर्सेज को फॉरेस्ट से गैदर करते थे। फिर क्या बने वो, बेसिकली वो हर्डिंग करना स्टार्ट किए। ठीक है, एनिमल्स की हर्डिंग करना स्टार्ट किए और फिर हर्डिंग करते करते वो धीरे से, जब उन्होंने फार्मिंग एग्रीकल्चर के पैटर्न को नोटिस किया तो फिर वो एग्रीकल्चर करने लगे। और जब ये चीज़ें एक जगह ख़त्म हो गई तो हर्डिंग करके जब आप एक जगह एनिमल को रख सकते हो, एग्रीकल्चर 4-5 महीने लगेंगे, तो इस तरीके से फिर धीरे से वो क्या हो गया, उनकी लाइफ जो हो गई वो सेटल्ड लाइफ जो है वो जीने लगे। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, हर्डिंग स्टार्ट हुई और सेटलमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो गए थे। क्लियर है? सो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है, किस तरीके से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था ना। पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर द एनिमल्स। ठीक है, वही डोमेस्टिकेशन आपको देखने को मिलता है। इसकी डेफिनेशन कि डोमेस्टिकेशन मतलब क्या, एग्रीकल्चर में प्लांट्स को देखना और वहीं पे एनिमल्स को भी पालना। ठीक है, एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर द ब्रीडिंग। ऑब्वियसली जो वो अपने साथ झुंड में रख सकते थे उन्हीं का वो ब्रीडिंग करवाते थे और उन्हीं को वो आगे रखते थे। ठीक है, उस पे हम बात करने तो डोमेस्टिकेशन बिगैन अबाउट 12,000 ईयर अगो। ठीक है, जैसे पैलेयोलिथिक पीरियड खत्म होता है तो पैलेयोलिथिक पीरियड खत्म होने के बाद 12,000 साल पहले हमने देखा है कि 12,000 बीसी पे खत्म हुआ। क्यों? जब इन्वायरमेंट चेंजेस आने लगे तो उस समय डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर हम बात कर ले तो अर्लीस्ट प्लांट्स की, अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वेयर द व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, अब राइस सबसे पहले नहीं आया, सबसे पहले जो आया वो व्हीट और बार्ले आया है। ठीक है, सबसे पहले व्हीट और बार्ले आपको देखने को मिलता है, व्हीट और बार्ले। ठीक है, एंड द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड द शीप्स एंड गोट। तो दो चीज़ याद रखिएगा, व्हीट एंड बार्ले फूड के लिए और शीप और गोट एनिमल के लिए। तो ये एनिमल हो गए और ये प्लांट्स हो गए। अब न्यू वे ऑफ लाइफ, तो अब क्या हुआ देखो, अब बेसिकली हम बात करें तो अभी न्यू वे ऑफ लाइफ में जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, ठीक है, अब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे वो वीक्स, मंथ्स और सम केसेस, सम कई जगहों पे ईयर्स तक वो रुकने लगे। क्यों? क्योंकि उनको एनिमल्स को प्लांट्स को देखना पड़ता था, उनको वाटरिंग करनी पड़ती थी, वीडिंग करनी पड़ती थी और एनिमल्स को उनसे दूर करना पड़ता था। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि उनके पास जो था वो हम बात कर लें कि एग्रीकल्चर जो चीज़ें जो उगी थी उसको स्टोर करना था। तो स्टोरिंग के अलग-अलग चीज़ उन्होंने बताया, जो फसल हुई है तो फसल को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। सो उसमें हम बात कर लें तो इन मैनी एरियाज़ दे बिगैन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। अब वो जो उन्होंने गेहूँ, चावल, व्हीट वगैरह है उसको उगाया है, तो उसको उगाने के लिए उनको लार्ज क्ले पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने मिट्टी के क्या करने लगे, क्ले पॉट्स बनाने लगे और उसको, वो बास्केट हो गया, के प्लॉट्स हो गया, डक पिट्स हो गया, ग्राउंड के अंदर गड्ढा करके वहाँ पे स्टोर करने लगे। तो अलग-अलग तरीकों से उन्होंने ग्रेन्स को जो है वो स्टोर करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है? अब स्टोरिंग एनिमल्स, तो हम देखते हैं कि उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना हर्डिंग में वो तो स्टार्ट कर ही दिया था। अब उससे उनको मिल क्या रहा था?
उससे उनको मिल्क मिल रहा था उससे, सोर्स ऑफ फूड तो थे ही, चाहे वो मिल्क के रूप में हो या मीट के रूप में हो, ठीक है। देन एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो कुल मिला के इस चैप्टर में हमको उनके खाने के बारे में बताया गया है कि वो खाना कहाँ से ले रहे थे, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था कैसे हुआ वो देखा हमने, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के अलावा हमने देखा कि किस प्रकार से एनिमल्स का उन्होंने हर्डिंग करके डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो फूड तो सब समझे ही समझा, बट डोमेस्टिकेशन क्या होती है वो भी हमने जाना। अब आगे आता है कि भाई इन सब का नॉलेज हमको मिलता कहाँ से है, ठीक है। हमको कहाँ से पता चला कि पहला फार्मर, पहला हर्डर कहाँ पे सब स्टार्ट हुआ, किस पीरियड में हुआ, किन एनिमल्स को हर्ड करते थे, किन प्लांट्स को स्टोर करते थे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हमको आर्कियोलॉजिस्ट के सर्वे के द्वारा, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हुए उन्होंने जब चीज़ों को एक्सकेवेट करना स्टार्ट किया है, उसके द्वारा हमको ये सब चीज़ें पता चलती हैं। तो हमको एक्सकेवेशन से ये चीज़ पता चला है, ठीक है। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंसेस ऑफ द अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग रूप में हम देखें तो उन्होंने फार्मर्स और हर्डर्स को देखा है कि भाई कहाँ से ये अलग। अभी देखो इंडस रीजन में कुछ अलग चीज़ें चल रही होंगी, गंगा रीजन में कुछ अलग चीज़ें चल रही होंगी, नर्मदा रीजन में कुछ अलग चीज़ें चल रही होंगी रिवर के पास। तो ज़रूरी नहीं है कि हर समय हर रीजन में एक सी चीज़ें चल रही हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल गंगा रीजन में हो सकता है डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया हो, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया हो, पर इंडस रीजन में ना हुआ हो, नर्मदा में ना हुआ हो। तो ये सब हमको सोर्सेस पता चले हैं आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, ठीक है। सो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनके थ्रू हमको ये सब नॉलेज मिलता है। इसके अलावा हम बात करें तो साइंटिस्ट के हमको कुछ एविडेंसेस भी मिलते हैं अबाउट द प्लांट्स एंड बोन्स। अभी क्या हो गया कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वो जगह निकाली, तो वो जगह निकालने के बाद हमको देखने मिलता है कि भाई कुछ प्लांट्स, एनिमल्स के बोन्स, ये सब चीज़ें हमको वहाँ पे देखने को मिलती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड जो हमको देखने को मिलता है आर द रिमेन्स ऑफ द बर्न्ड ग्रेन्स, ठीक है। तो हमको पता कैसे लगा कि इस जगह में ये था वो था, हमको वहाँ पे बर्न ग्रेन्स देखने मिले हैं, ठीक है। एनिमल्स के कुछ बोन्स देखने मिले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिले, कुछ एविडेंसेस मिले हैं, ये चीज़ें हमको देखने को मिली हैं। तो हमको उनके नॉलेज के थ्रू मिलता है। अब देखिए ये पूरा चार्ट बना हुआ है, चार्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेहरगढ़ हमने देखा है कि मेहरगढ़ इन दी प्रेजेंट डे पाकिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में हमको मेहरगढ़ देखने को मिलता है। वीट, बार्ले, शीप, गोट, ये आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। मेहरगढ़ ही सबसे पहली ऐसी जगह है जहाँ पे आपको वीट और बार्ले की खेती जो है वो देखने को मिलती है। तो इसको याद रखिएगा, आप ये स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये आपसे एक बार पूछा भी गया। एक क्वेश्चन अभी कमेंट करके बताइए कि माइक्रोलिथिक टूल के बारे में हमने पढ़ा था, तो माइक्रोलिथिक टूल जो है वो हमको कहाँ पे देखने को मिला है, कौन से पीरियड में हमको देखने को मिला है। देन कोल्डिवा की हम बात करें तो कोल्डिवा इज ऑल्सो इन द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये साइट्स हमसे पूछते हैं कि कोल्डिवा साइट्स कहाँ पे है, महागरा साइट कहाँ पे है, मेहरगढ़ कहाँ पे है, बुरज़ोहम कहाँ पे है। तो ये सारे साइट्स हमको पता होने चाहिए। तो बुरज़ोहम जो है वो कश्मीर रीजन में है, ये पता होना हमको चाहिए। तो कोल्डिवा में हमको हम बात करें जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे हमको राइस, देन एनिमल के बोन्स। महागरा में हम बात कर लें जो कि आज का उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ पे हमको राइस, कैटल, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसको ये चार्ट को आप याद करेंगे। देन गुफक्राल, गुफक्राल कहाँ पे है, आज के कश्मीर में हमको देखने को मिलता है। वहाँ पे हमको वीट, लेंटिल, इन सब के जो है रिसोर्सेस अवशेष की हम बात करें तो वो हमको देखने को मिलते हैं। देन बुरज़ोहम की हम बात कर लें तो बुरज़ोहम रीजन जो है वो प्रेजेंट डे हमको कश्मीर में देखने को मिलता है, और वहाँ पे वीट, लेंटिल जैसी जो चीज़ें हमको देखने को मिली। ये टेबल आप याद कर लीजिए, खासकर ये जगह कहाँ कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, रेदर देन ये सब चीज़ें। इनको याद करने की वजह ये याद करो कि चिरांड कहाँ पे, चिरांड इज इन प्रेजेंट डे बिहार, बुरज़ोहम इज इन द प्रेजेंट डे कश्मीर, हल्लूर इज इन द प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। पयमपल्ली इज ऑल्सो इन द प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, और साथ ही साथ इसको भी आप देख सकते हो कहाँ पे कौन से रिसोर्सेस मिल रहे हैं। ये एनसीईआरटी का है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ना टुवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ। अब सेटल्ड लाइफ जैसे हमने बात की कि फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के कारण सेटल्ड लाइफ तो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो ये हमको ट्रेसेस कैसे मिलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है एक्सकेवेट करके।
जैसे बुर्ज़ोहम की बात कर लें, अब बुर्ज़ोहम कहाँ है? आज के कश्मीर रीजन में। अब वहाँ पे हम देखते हैं कि हमको पिट हाउसेस वहाँ पे देखने को मिले। पिट हाउसेस मतलब क्या हो गया कि ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे उन्होंने अंडरग्राउंड पिट्स बना रखे थे और वहाँ पे रहते थे। बाकायदा सीढ़ी थी उतरने के लिए और वहाँ पे घर बने हुए थे। क्यों? क्योंकि कश्मीर रीजन में ठंड वगैरह बहुत रहती है, तो वो उससे बचने के लिए उन्होंने पिट हाउसेस बना रखे थे ज़मीन के नीचे, डक करके रखे थे ग्राउंड में। ठीक है? स्टेप्स वगैरह सब थी, प्रोवाइडेड शेल्टर इन द कोल्ड वेदर। ठीक है? अब ये आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे क्या मिला है? वहाँ पे कुकिंग हर्थ मिला है, बोथ इनसाइड एंड द आउटसाइड द हट। ठीक है? तो कुकिंग हट्स उनको वहाँ पे मिले हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो हमको वहाँ स्टोन टूल्स देखने को मिले। अब स्टोन टूल्स जैसे कि हैव बीन पिट हाउसेस के पास, अब पिट हाउसेस बनाया तो वहाँ पे कुछ टूल्स का यूज़ किए होंगे, तो स्टोन के टूल्स मिले। एंड मैनी ऑफ दीज वर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलेolithic पीरियड। अब बुर्ज़ोहम जो है वो हमने बात की है, देखो यहाँ पे लिखा है बुर्ज़ोहम जो है वो साइट कब की है? बुर्ज़ोहम जो है वो आपकी न्यूलिथिक साइट है। ठीक है? सो न्यूलिथिक साइट में हमने बात की है कि जो आपके जो वेपन्स थे बहुत ज़्यादा शार्प और नुकीले हो गए थे। ठीक है? तो आपसे पूछता है बुर्ज़ोहम जो है वो किस पीरियड की है? तो वो न्यूलिथिक पीरियड की है। और वहाँ पे आपको टूल्स कैसे मिलते हैं? पॉलिश्ड टूल्स मिलते हैं। ठीक है? फाइन कटिंग एजेस हैं जिसके, मोर्टार और पेस्टल्स मौजूद हैं। अब देखो ये जो टूल्स हैं, देखो न्यूलिथिक का लिखा है, अभी इसमें यूज़ हुए हैं कि मैनी ऑफ दिस डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलेolithic टूल्स। ठीक है? और इसलिए उसको न्यूलिथिक टूल्स कहा गया है। अब इन टूल्स के फीचर है, खासियत क्या थी? पॉलिश थे, फाइन एजेस था, मोर्टर, पॉलिश फाइन एजेस, मोर्टर और पिस्टल्स। अब ये यूज़ क्यों होते थे? ग्राइंडिंग ग्रेन्स। अब जो हम बात कर लें तो जैसे व्हीट बार्ले को, वो अब व्हीट बार्ले कच्चा तो खाएंगे नहीं। ठीक है? तो व्हीट बार्ले को जो आज भी हम देखें तो गेहूं वगैरह को पीसने के लिए पत्थर यूज़ होते हैं, ग्राइंडिंग के लिए। तो ये पत्थर जो होते हैं वो ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते देखने को मिले हैं। ठीक है? और जो नुकीले पत्थर हैं उसको हंटिंग के लिए यूज़ करने मिले हैं, शायद जानवरों को मारने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए। ठीक है? तो अलग अलग यूज़ उनको देखने को मिला है। टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ दी बोन्स। ठीक है? तो टूल्स जो बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टोन या पत्थर के ही नहीं, वो बोन्स के भी हमको देखने को मिले हैं। ठीक? देन मैनी काइंड्स ऑफ द अर्दन पॉट्स। अभी अर्दन पॉट्स की हम बात करें तो मिट्टी की हम बात कर लें तो आपको वास्ट पॉट्स देखने को मिले हैं। उसका एक मेन कारण क्या था? स्टोर करके रखना, ग्रेन्स को स्टोर करके रखना। और ये अर्दन पॉट्स कई जगह हमको डेकोरेटेड फॉर्म में भी देखने को मिले हैं। डेकोरेटेड हैं और साथ ही साथ उसको स्टोर करके रखने के लिए, थिंग्स, वहाँ की चीज़ों को स्टोर करके रखने के लिए भी हमको वो देखने को मिले हैं। तो अर्दन पॉट जो है वो स्टोर करके रखना, डेकोरेट करके रखना, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। ठीक? देन पीपल बिगैन, है ना, पीपल पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, फूड को कुक करने के लिए देखने को मिलते हैं। स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, व्हीट, लेंटिल्स, ये सब चीज़ हमको देखने को मिलती है, दैट नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट डाइट। तो ये सब चीज़ देखने को मिली है। नाउ बिसाइड्स दे बिगैन वीविंग क्लोथ। अभी क्या हो गया कि देखो फूड का हमने देख लिया, शेल्टर हमने देख लिया कि भाई पिट्स बना के रहने लगे थे वो न्यूलिथिक पीरियड में। तो हम देखो तो पैलियोलिथिक के बाद, पैलियोलिथिक में वो बहुत पिछड़े हुए थे, मीज़ोलिथिक में थोड़े आगे बढ़े, और न्यूलिथिक में उनकी जो लाइफ थी वो बहुत थोड़ी सी आसान हो गई थी। आसान मतलब क्या? थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें सेटल्ड हो गई थी। न्यूलिथिक में हम बात करें तो देखो न्यूलिथिक पीरियड में उनका खाना जो है वो एग्रीकल्चर के थ्रू और एनिमल्स के थ्रू एक सेटल्ड जगह में आने लगा था। ठीक है? एग्रीकल्चर और एनिमल्स के थ्रू उनका फूड की व्यवस्था हो गई थी। शेल्टर की हम बात करें तो वो थोड़ा सा सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। ठीक है? घर वगैरह, पिट्स वगैरह, हाउसेस बना लिए थे, हट वगैरह बना लिए थे। अब क्योंकि एग्रीकल्चर कर रहे तो एक जगह रहना है तो भाई अच्छे से बनाएंगे, पॉट्स वगैरह बनाने लगे थे स्टोर करने के लिए। ठीक है? पेंटिंग्स वगैरह बनाने लगे थे। अब एंटरटेनमेंट एक्टिविटी तो करना पड़ेगा, इतने समय तक आप रह रहे हो। ठीक है? तो कलरफुल चीज़ें, अब इतने समय तक रह रहे हो, चीज़ें व्यवस्थित होने लगी है, तो उन्होंने क्लोथ्स वगैरह पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है? तो आपको क्लोथ्स वीविंग भी दिखती है वहाँ पे, खासकर कॉटन के क्लोथ्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको। ठीक? नाउ डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड एट ऑल एट वंस? क्या सारी चीज़ें हमको एक सी हर जगह देखने को मिलती है और एक साथ देखने को मिलती है? तो बिल्कुल
नहीं, मैंने जैसे बताया इंडस रीजन में इंडस रिवर के पास कुछ और होगा, गंगा के पास कुछ और होगा, नर्मदा के पास कुछ और होगा। ये सब अलग-अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। नाउ व्हाट अबाउट द अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिस? अदर कस्टम्स और प्रैक्टिस की बात करें तो मैनी ऑफ दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव्स इन ग्रुप कॉल्ड द ट्राइब्स। अब देखो ट्राइब्स की बात आई है तो ट्राइब्स कौन होते हैं? ट्राइब्स आर बेसिकली द ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिसका बेसिक बैकग्राउंड, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ सेम देखने को मिल रही है, और जो एक साथ कुछ जनरेशन वाले लोग एक साथ एक ग्रुप में एक ही जगह रह रहे होते हैं, एक ही ऑक्यूपेशन वगैरह कर रहे होते हैं, एक ही समाज बिरादरी के होते हैं, तो उसको ट्राइब्स कहा गया है, ठीक है। मोस्टली दे आर फार्मर्स और हर्डर्स, साथ में एक ग्रुप पे रह रहे हैं, 2-3 जनरेशन साथ में हो सकती हैं, देखिए, ठीक है। यूजुअली 2 और 3 जनरेशंस लिव टुगेदर इन द स्मॉल सेटलमेंट कॉल्ड द विलेजेस। तो विलेज में, स्मॉल सेटलमेंट में एक साथ कुछ एक प्रकार के लोग रह रहे हैं, एक प्रकार का काम कर रहे हैं, तो उनको ट्राइब्स कहा गया है, ठीक है। एंड दिस फॉर्म्स द ट्राइब। अब वो क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, सबका मोस्टली कॉमन था, हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग, तो सब कॉमन था, ठीक है। अभी हो सकता है वहाँ पे एज सच यूजुअली कि वुमेन जो था वो एग्रीकल्चर वर्क करती होगी, ठीक है। चिल्ड्रंस जो थे वो वहाँ पे एनिमल्स को भगाते होंगे और जो फसल लगी हुई है उसको प्रोटेक्ट करते होंगे। मैन का मोस्टली काम होगा कि भाई जो उन्होंने एनिमल्स को हर्ड करके रखा है, ठीक है, उनको जो पाल के रखा है, उनको वो चराने लेके जाते होंगे, ठीक है, उनको रियरिंग कराने जाते होंगे, ठीक है, हर्डिंग ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ पास्चर, तो ये मैन का काम होगा, ठीक है। तो ये सब काम इस तरीके से बटे होंगे, ये सब चीज़ें। और एंटरटेनमेंट एक्टिविटी के नाम पे हम देखें तो पॉट्स बनाना, बास्केट बनाना, टूल्स एंड हट्स बनाना, सिंगिंग, डांसिंग, डेकोरेटिंग ऑफ हट्स, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे प्रावधान देखने को मिलता है, ठीक। देन ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चर। अब क्या होता है कि देखो हर ट्राइब अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल गंगा रीजन की अगर हम बात कर लें तो गंगा रीजन में हो सकता है कि बहुत बड़ा रीजन है, तो एक जगह कुछ और ट्राइब हो, एक जगह कुछ और ट्राइब हो, तो इनका रहन सहन अलग होगा और इनका रहन सहन अलग होगा। इनके भगवान कुछ और होंगे, इनके कुछ और होंगे, इनकी भाषा कुछ और होगी, इनकी कुछ और होगी। इसलिए हमको ट्राइबल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इवन आज भी, और उनके यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन हमको आपस में देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब हम बात कर लें कुछ एक पर्टिकुलर जगह की, ठीक है, मेहरगढ़ जैसे। अब विलेजेस आर मोस्ट पीपल हु लिव देयर आर एंगेज इन द फूड प्रोडक्शन। विलेजेस की डेफिनेशन क्या दी गई है? वो जगह जहाँ पे मोस्टली लोग फूड प्रोडक्शन में काम करते हैं, ऑक्यूपेशन। आज भी हम देखें तो विलेजेस में जो लोग रह रहे हैं वो फार्मर्स ही रह रहे हैं और फूड प्रोडक्शन में काम करते हैं ज़्यादा। मेहरगढ़ जो आज के समय का पाकिस्तान है, पाकिस्तान में है, वहाँ की हम बात कर लें तो वहाँ पे हमको फर्टाइल प्लेन में वो लोकेटेड देखने को मिल रहा था, क्या? मेहरगढ़। वहाँ पे वो ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे पहले हमको बार्ले और व्हीट जो है वो ग्रो करते देखने को मिला है। वहाँ पे लोग जो है वो रेयर शीप्स एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। तो मेहरगढ़ ही ऐसी जगह है जहाँ पे बार्ले और व्हीट मिला है, जहाँ पे शीप और गोट सबसे फर्स्ट टाइम रेयर की गई हैं, एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज। तो हम बोले कि एक अर्लीस्ट सेटलमेंट जो हमको न्यूलिथिक पीरियड में अगर कोई मिला है तो वो क्या है? वो है मेहरगढ़। क्लियर? अब ये सब हमको नॉलेज मिल कहाँ से रहा है? आर्कोलॉजिस्ट के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। सो आर्कोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड द साइट फाउंड एविडेंसेस ऑफ मेनी काइंड। अभी आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ पे हम बात करें तो बहुत से रिसोर्सेज मिले, बहुत से अवशेष मिले। अब वो अवशेष जो है वो एनिमल बोन्स के हो सकते हैं, बोन्स ह्यूमन के हो सकते हैं, एनिमल्स के हो सकते हैं, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग्स। तो अलग अलग जो अवशेष मिले हैं उसके थ्रू अब पता लगाया गया है, ठीक है, कि भाई शीप्स एंड गोट, अब बोन से पता चल जाता है ना किस जानवर के रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमको वहाँ से पता लगी है, ठीक है। देन हम बात करें तो ये सब चीज़ें अभी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बाद भी आप बोल रहे हो सर एक्सकेवेट कर रहे हैं तो कैसे पता लगता होगा? क्या होता है कि देखो जैसे यहाँ पे पहले की चौथी लेयर है, तो चौथी लेयर में पहले आप घर बना के रहे। अब ये एक समय ख़त्म हो गया कि इसे सब जंजर हो गया, पूरा बंजर जगह हो गई, मतलब कि अब वो ढह गया, घर वगैरह सब ढह गया। तो क्या होगा? आप उसका सेटलमेंट करोगे, उसी को दबाओगे और उसी के ऊपर फिर अपना कुछ नया सेटलमेंट बना लोगे। फिर 100-200 साल और हो जाएंगे, ये भी पूरा ढह जाएगा, उसको भी साफ करोगे, उसको भी दबा दोगे और फिर उसी के ऊपर फिर दूसरा सेटलमेंट बना लोगे।
फिर इसके 100-200 साल पूरे हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर दूसरा सेटलमेंट बना लोगे। तो फिर जब ऐसी वापस खुदाई होगी ऊपर से नीचे तक, तो आपको आखिरी में दिखेगा नीचे कि भाई यहाँ से हमको क्या क्या मिला है। इसी तरीके से एक्सकवेशन होता है। एंड एक्सकेवेटर ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे ही पता लगाया है कि आफ्टर 100 of years दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंट्स। अब इसको क्या बोल रहे हैं, ये माउंट्स बोल रहे हैं 100 of years के बाद, ठीक है, कि कुछ ऐसे हज़ारों साल हो गए, तो पहले ये लेयर थी, फिर ये लेयर हुई, ये लेयर भी, फिर ये लेयर हुई, और एक प्रकार से पूरा क्या बन गया, ये माउंड जो है वो बन गया, ठीक है। ये पूरा आपस में माउंड बन गया है। क्लियर? चलिए, सो व्हेन दिस माउंड इज डग अप, अब जब ये माउंड की खुदाई स्टार्ट हुई, अब ये जब माउंट की खुदाई स्टार्ट हुई, डग अप हुआ, what is found from the upper layer of the mound is generally from a later time, मतलब कि ठीक है, अब जितना नीचे आप जाओगे उतना लेटर समय के बारे में आपको पता लगेगा जितना वो लोअर लेयर होगी, ठीक है। चलिए ना, अदर फाइंड्स की हम बात करें तो मेहरगढ़ इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। तो मेहरगढ़ में हमको इस प्रकार के स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस मिले हैं। यहाँ पे कई रूम में वो रहते थे, कोई स्टोर करने, फूड को स्टोर करने के लिए भी वो काम आते थे, यूज्ड एज द स्टोरेज। तो ये सब मेहरगढ़ में हमको जगह मिली है। अब सेवरल बरियल साइट्स भी हमको मिले मेहरगढ़ में, ठीक है। अब लोग रह रहे थे तो उनकी कुछ सोच थी, ठीक है। अब उनकी कुछ सोच थी, जैसे कि पर्सन्स वॉज बरीड विद दी गोड्स। अब वो किसी कहीं पे गोड्स के बरी की गए हैं। अब उनकी ऐसी सोच थी कि अभी मर गए हैं तो अभी इनकी जो नेक्स्ट लाइफ है, ठीक है, नेक्स्ट लाइफ में उनको खाने पीने की चीज़ें मिलनी चाहिए। तो वो क्या करते थे, कई बार नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए और जब किसी इंसान को बरी कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे गोट्स हो गया, अभी एनिमल्स हो गया, फिर किसी किसी के साथ यूटेंसिल्स वगैरह भी हम देखते, बर्तन रखते हैं, उनके बाकी आइटम जो उनको पसंद की चीज़ें रखते हैं, ताकि नेक्स्ट वर्ल्ड में उनको सब कुछ मिले, ठीक है। गोट्स वगैरह भी साथ में मिली टू सर्व देम एज अ फूड, ठीक है। तो ये देखो, ये इनके साथ ये सब डिफरेंट चीज़ें भी आपको देखने को मिली एज अ बरीड। अब बरियल फ्रॉम मेहरगढ़, मेहरगढ़ में ऐसा बरियल आपको देखने को मिलता है। देन लास्ट एक आपका डाउजली हेडिंग। डाउजली हेडिंग जगह ब्रह्मपुत्र वैली के पास, चाइना म्यांमार बॉर्डर पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम बात कर ले तो स्टोन टूल्स हमको देखने को मिले हैं। अब ये सब चीज़ें जो अदर होगा, देखो अब ये पूरा एरिया ही अलग हो गया। मेहरगढ़ आपका इंडस रीजन के पास पाकिस्तान में है, और डाउजली हेडिंग उसके अपोजिट पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर असम के पास, चाइना और म्यांमार बॉर्डर के पास है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा अलग हो गया। यहाँ पे स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोटर्स और पेस्टल हमको देखने को मिले। यहाँ पे पीपल ग्रो, अभी यहाँ पे भी ऑब्वियसली ग्रेन्स वो ग्रो करते थे, ठीक है। यहाँ पे जो हमको वुड मिल रही है, वहाँ पे फॉसिल वुड मिल रही है जो धीरे धीरे पत्थर बन गई, ठीक है। जो वुड्स हैं वो फॉसिल्स उसमें मिल रहे हैं। पॉटरी आपको देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब है कि चीज़ें बहुत सी सेम चली हैं, लेकिन वो जगह से जगह के हिसाब से उसकी स्पेसिफिकनेस जो है वो अलग रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली है। तो इस चैप्टर में मोस्टली इतना ही था। आप इस चैप्टर में मोस्टली अभी लिंक प्रोवाइड करता है, देखो यहाँ से अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा मोहनजोदारो के बारे में। अब आप अगर ये चैप्टर नहीं पढ़े होते तो आपको समझ नहीं आता कि भाई एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुआ, कैसे लोग धीरे से, जब उनको कुछ नहीं पता था, वो धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ कैसे जीने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से लोग पहले घूमते थे, फिर धीरे धीरे सेटल हुए, धीरे धीरे एग्रीकल्चर बना, डोमेस्टिकेशन हुआ और एक प्रॉपर सेटल्ड लाइफ धीरे धीरे बनी। तो यहाँ से अब नेक्स्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। सो इसकी पीडीएफ के लिए जैसा आपको बताया, आपको टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दी गई हुई है, आपको उसको ज्वाइन करना है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट रहेगा उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए कि मेहरगढ़ कहाँ है, और मेहरगढ़ के बारे में कुछ आप 5 से 6 वर्ड लिख के बताइए। मेहरगढ़ में क्या, कौन से ऐसे पहले 2 ग्रेन्स थे जो पाए गए हैं, ठीक है। 2 ग्रेन्स कौन से हैं उन मेहरगढ़ में जो पाए गए हैं वो आप लिख के बताइए, ठीक है। सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और